Hello, students. I hope you all must be doing well. So, in the last class, we discussed about the solubility, like हम solubility किसको बोलते हैं, and today we are going to study about that is solubility को बेस करके हमारा solutions कितनी तरह का होता है. एंड वो सॉल्यूशंस में अगर मैं बात करूं कि इक्विलिब्रियम जैसे कि आपका आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करता हूं तो उसमें कौन सा क्या होगा. सो विदाउट टेकिंग सो मच टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किए थे कि आपका जो सॉल्युबिलिटी होता है, मैं थोड़ा सा अगेन रिकॉल करवा देता हूँ कि आपका सॉल्युबिलिटी क्या होता है. ना सॉल्युबिलिटी होता है कि आपको कोई एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनली सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. तो उसको दोबारा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. दैट इज solubility can be defined as solubility can be defined as the maximum amount of solid, the maximum amount of solute, the maximum amount of solute that can be dissolved, that can be dissolved in a given amount of solvent, in a given amount of solvent at a given temperature, at a given temperature. Okay, given temperature is called its solubility, is called its solubility. ओके, तो आपको एक लेट सपोज आपको मैं दिया हूं कि हाँ आपको 1 लीटर मैंने कोई भी आपको क्या दे दिया, सॉल्वेंट दे दिया, तो उसमें आपका कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, तो उसको हाँ मेनली हम उसको क्या बोलते हैं, एट अ लेट सपोज मैं कोई फिक्स टेम्परेचर रखता हूँ, राइट. लेट सपोज मैं रखता हूँ कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखता हूँ, तो वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका वही गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपका कितना अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका डिसॉल्व हो सकता है, तो उसको मैं हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, उसको बेटा हम बोल देंगे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं. ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं, इसको सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं. अच्छा, अब बात करते हैं कि आपका ये जो सॉल्युबिलिटी होता है, राइट, तो ये सॉल्युबिलिटी के ऊपर कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है उसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे. एंड ये सॉल्युबिलिटी को लेके आपका सॉल्यूशंस कितने तरह का होता है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी, ओके, अगर मैं सॉल्युबिलिटी को अगर बेस करता हूं तो हमारा जो सॉल्यूशंस होता है जो एनसीईआरटी में गिवन है वो कितने तरह का होता है, 3 तरह का होगा. ठीक है, तो यहाँ पे और एक पॉइंट को भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी. ओके, based upon solubility, all right, based upon solubility the solutions can be categorized into, the solution can be classified. ठीक है, classified into 3 types, classified into following 3 types, following 3 types. ठीक है, क्या क्या होता है बेटा, एक तो आ जाएगा आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. नंबर बी आपका आता है बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन. नंबर सी आपका आएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड योर व्हाट, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो यहाँ पे बेटा एक चीज याद रखना कि अगर ये इक्विलिब्रियम का कॉन्टेक्स्ट पे अगर आपको क्वेश्चंस पूछता है तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में आपका जो आयनिक प्रोडक्ट होता है उसका वैल्यू क्या होगा, स्मॉलर देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट इज आईपी विल बी लेस देन केएसपी. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ज्यादा होता है आयनिक प्रोडक्ट से. सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में आपका आयनिक प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्युबिलिटी मतलब केएसपी का वैल्यू के साथ सेम हो जाएगा. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में क्या होगा ना, यहाँ पे आपका केएसपी का वैल्यू क्या होगा, स्मॉलर होगा आपका किससे, आयनिक प्रोडक्ट से. ठीक है, सो ये 3 चीजें थोड़ा ध्यान रखना, काफी बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है इवन बोर्ड एग्जाम में या फिर आपका नीट जेईई एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन आपको काफी बार पूछ लेता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में. अगर कहीं पे आपका क्या होता है ना, लेट सपोज क्या होता है ना, पीपीटी फॉर्मेशन हो जाता है लाइक, तो पीपीटी फॉर्मेशंस में आपका क्या होगा ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है जो केएसपी का वैल्यू होता है दैट इज लेस देन योर व्हाट होगा, आयनिक प्रोडक्ट. ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कितना वो इजीली सॉल्युबल हो सकता है आपका गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे. एंड वही चीज होता है आपका. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस हम किसको बोलेंगे,
तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस का मतलब होता है, इसको मैं तीनों एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को मैं तीनों एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लेट्स सपोज आई हैव टेकन 3 नंबर ऑफ कंटेनर, 3 नंबर ऑफ कंटेनर में लेके रखा हूं। दिस इज कंटेनर नंबर 1, दिस इज कंटेनर नंबर 2 एंड दिस इज कंटेनर नंबर 3, ओके। एंड इन द 3 कंटेनर आई हैव टेकन 500 ml of water. Here also 500 ml of water I have taken, okay. Here also 500 ml of water I have taken, and here also I have taken 500 ml of water. ओके, अब तीनों सिचुएशंस को हम समझते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे 500 ml ऑफ वाटर में लेके रखा हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या कर, मेरा भी काम, मैं क्या करने वाला हूँ ना, यहाँ पे मैं अभी कुछ सॉल्यूट को मैं डिसॉल्व करने वाला हूँ। लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि शुगर को मैं डिसॉल्व करने वाला हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने जब 5 ग्राम ऑफ शुगर डाला तो वो इजिली डिसॉल्व हो जा रहे हैं, 10 ग्राम ऑफ शुगर डाला वो भी डिसॉल्व हो जा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर मैंने 5 ग्राम ऑफ शुगर डाल रहा हूँ तो वो भी क्या होगा, उसको स्टीयरिंग करने के बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में ले रहा हूं कि मैंने 5 ग्राम डाला वो इजिली डिसॉल्व हो गया, फिर 10 ग्राम डाला वो इजिली डिसॉल्व हो गया, नेक्स्ट मैंने 5 ग्राम डाला वो फिर भी डिसॉल्व हो गया। जब चौथी बार मैं 5 ग्राम डाल रहा हूं तो मुझे दिखा कि यहाँ पे कुछ शुगर का पार्टिकल्स क्या होगा ना, यहाँ पे सेडिमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसको मैं थोड़ा कलिंग कर देता हूँ। लेट सपोज ये रेड वाला कुछ यहाँ पे जो शुगर का पार्टिकल्स होगा, यहाँ पे कुछ सेडिमेंट हो गया। अब थर्ड में क्या क्या ना, थर्ड में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, बॉइलिंग वाटर ले लिया, बॉइल्ड वाटर मैंने लिया। बॉइल्ड वाटर मतलब पूरा, मतलब गुनगुना पानी नहीं, पूरा मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर वाला वाटर ले लिया। एंड वहां पे मैंने क्या डाला, जैसे कि यहाँ पे लेट सपोज मैंने यहाँ पे कंप्लीटली मैंने 250 ग्राम ऑफ मैंने डाल दिया क्या, पूरा शुगर, एंड वो भी डिसॉल्व हो गया। अच्छा, अगर ये तीनों सिचुएशंस को मैं थोड़ा एनालिसिस करता हूं, सो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड द अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो उसको मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अनसैचुरेटेड सोल्यूशंस का मतलब होता है आपका रूम टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स है, तो 500 ml में जब मैंने 5 ग्राम ऑफ शुगर डाला तो वो इजिली डिसॉल्व हो गया विदाउट फॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ सेडिमेंटेशन ओवर हियर। अगेन मैंने 10 ग्राम ऑफ शुगर डाला तो वो भी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो गया। अगेन 5 ग्राम ऑफ शुगर डाला तो भी वो डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद भी अगर मैं 2 ग्राम एक्स्ट्रा डाल देता हूं तो भी वो डिसॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स ये सॉल्यूशंस के पास अभी भी कैपेसिटी है कि वो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, मतलब उसने अपना पिक पॉइंट को नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस है, मतलब जब ये सैचुरेशन पॉइंट में पहुंचा नहीं है, मतलब इट हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन इट, तो उसको हम मेनली क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस बोल देंगे, ठीक है। सैचुरेटेड बेटा क्या हो जाएगा ना, सैचुरेटेड का मतलब होता है जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने 5 ग्राम डाला, 10 ग्राम डाला, 5 ग्राम डाला, बट जब मैं एक्स्ट्रा 5 ग्राम शुगर में यहाँ पे डिसॉल्व कर रहा हूं तो फ्यू ऑफ द शुगर पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो गया ना, नीचे आपका सेडिमेंट हो गया, ठीक है। तो अगर नीचे यहाँ पे आपका सेडिमेंट हो गया तो दैट मीन्स क्या होता है ना, यहाँ पे इसका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में या फिर रूम टेम्परेचर में इसको 500 ml में जितना सॉलिड को इसको डिसॉल्व करना था वो ऑलरेडी हो चुका है, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो सॉलिड में डाल रहा हूं वो क्या होगा ना, यहाँ पे वो नीचे वो बैठ जाएगा, मतलब पीपीटी के तरह वो जाके बैठ जाएगा, मतलब वो फर्दर मोर वो डिसॉल्व नहीं कर सकता एट रूम टेम्परेचर। दैट मीन्स अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को कुछ यूं बोलना चाहता हूं, दैट इज अ सॉल्यूशन which has maximum amount of solute already dissolved in it, so further amount of solute cannot be dissolved at room temperature, ठीक है। मतलब ये सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट को डिसॉल्व होना था वो डिसॉल्व हो चुका है, दैट मींस उसको मैंने बोला कि ये सॉल्यूशन के पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी डिसॉल्व है एट रूम टेम्परेचर। तो फर्दर मोर अगर मैं कुछ सॉल्यूट डालता हूं तो उसको डालने से वो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे आके वो बैठ जाएगा, मतलब वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो इट विल रिमेन अनडिसॉल्व, ओके। बट एट द सेम टाइम अगर मैं अनसैचुरेटेड बात, मतलब सॉरी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की मैं बात करता हूं, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में क्या होता है, दैट मैं एक घरेलू एग्जांपल देता हूँ। लाइक लेट सपोज हम लोग सिर्फ गुलाब जामुन बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बनाते हैं, फिर रसोगुल्ला बनाते हैं, तो वहां पे हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी का मतलब होता है कि हम बहुत कम पानी में उसको हम ज्यादा अमाउंट ऑफ मतलब गर्म पानी में हम क्या करते हैं,
शुगर को डाल देते हैं, तो शुगर को डालने के बाद आपको एक थिकन वाला लिक्विड मिलेगा, राइट। तो उसको हम मेनली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब इसको हम कुछ यूं समझ सकते हैं, जैसे कि लेट सपोज क्या होगा ना, यहाँ पे मैं कुछ अमाउंट ऑफ 500 ml पानी में लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सैचुरेटेड सोल्यूशन ये कब पहुंचता था, देखो कब पहुंचता था ना, 10 + 5 15 20 25, मतलब 25 ग्राम में वो सैचुरेटेड बन जाता था। मतलब यहाँ पे जब मैं 5 ग्राम डाल रहा था तब भी वो थोड़ा सा बैठ जा रहा था, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका क्या हो रहा था, रिमेन अनडिजॉल्व रहता था। बट स्टिल देखो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम ऑफ मैंने क्या डाला हूँ, 250 ग्राम ऑफ मैंने शुगर यहाँ पे डाल दिया। दैट मीन्स ये क्या है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बियॉन्ड जा चुका है ना, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी था कि वो कितना अराउंड 20 ग्राम या फिर 25 ग्राम ऑफ शुगर को डिजोल्व कर सकता था। बट जब मैंने इसको पानी का टेम्परेचर को बढ़ा दिया, मैंने टेम्परेचर यहाँ पे मैं क्या करूँ, चेंज करो। जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ये क्या किया ना, उसका सैचुरेटेड में जितना सॉलिड को डिजोल्व करना चाहिए था उससे ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा वो क्या कर दिया, सॉलिड को अपने अंदर डिसॉल्व कर दिया। एंड वन मोर थिंग कि जब तक मैं उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता हूं तो ये वाला आपका जो सॉल्यूशन रहेगा ये आपको अच्छा खासा क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा। बट जैसे ही मैंने टेम्परेचर को थोड़ा सा घटा दिया, थोड़ा सा टेम्परेचर को मैं डिक्रीज कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉलिड जो आपका डिसॉल्व है वो क्या हो जाएगा, इस कंटेनर के नीचे आके ये क्या हो जाएगा, अनडिजॉल्व होके यहाँ पे कंप्लीटली सेडिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सेडिमेंट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग जब गुलाब जामुन वगैरह बनाते हो, तो जब आप उसको डिश को जब वॉश करने लेते हो तो देखना कि उसका जो डिश का जो बॉटम लेयर होगा ना, तो उसमें दाना 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 होके लगा होगा, तो उसको घिसना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो कहाँ से आया, क्योंकि देखो आप जब उसको मतलब गैस के चूल्हा के ऊपर जब रखे थे तो वो वाला सॉल्यूशन पूरा कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट था या फिर अच्छा खासा आपको देख रहा था, मतलब देयर विल बी नो सेडिमेंटेशन, नथिंग इज देयर, दैट इज अ क्लियर सॉल्यूशन। बट जब उसको गैस के चूल्हा से आप लोग उतार दिए एंड जब उस ठंडा हो गया, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चीनी आपका जो डिजोल्व था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमेन डिजोल्व, मतलब यहाँ पे ये सेडिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो। लेट सपोज किसी का खाने का कैपेसिटी कितना है, हाँ मैं लेट सपोज मैं 250 ग्राम ऑफ मैं चिकन खा सकता हूँ। बट मैंने क्या है, क्या मैंने एक खुद में एक कंडीशन बनाया, ठीक है, मतलब मैं अपना जो स्टेबल स्टेट था उसमें मैंने एक कंडीशन बनाया कि मैंने कुछ मेडिसिन खा दिया जो कि मेरे एपिटाइट को बढ़ा देगा, एंड मैंने उसके जगह पे 500 ग्राम ऑफ चिकन मैंने खा लिया, राइट। तो 250 ग्राम ऑफ चिकन मेरा एक्स्ट्रा गया, तो जब तक वो मेडिसिन का असर रहेगा तब तक वो 500 ग्राम ऑफ जो चिकन होगा दैट विल बी स्टेबल इनसाइड माय बॉडी। बट जब उस मेडिसिन का मतलब जो असर है वो खत्म हो जाएगा, तो जो मैंने 250 ग्राम ऑफ मैंने जो चिकन एक्स्ट्रा खाया था वो क्या हो जाएगा, आई विल पिक्ड, ओके, मैं उसको उल्टी कर दूंगा। ठीक है, तो वैसे ही हम कुछ लाइक उसको देख सकते हैं। तो इसको मैं अभी मिटा के उसका थोड़ा बहुत डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। ठीक है, जिसको करना है वो एक बार स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा बैक करके पॉज करके उसको बना सकते हो। ठीक है, अब मैं उसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसका डेफिनेशन क्या होगा एंड वी विल मूव ऑन। ओके, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को मैं कुछ यूं लिख सकता हूं, दैट इज द solution which has capacity to dissolve more amount of solute in it at room temperature is called what ray? Unsaturated solution. Unsaturated solution. ठीक है, ये आर है ना। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को लिखना चाहूँ तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दैट इज द सॉल्यूशन which has maximum amount of solute dissolve in it so that further amount of solute का अगर मैं डिजोल्व करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, नीचे बॉटम लेयर में सेडिमेंट हो जाएगा। तो उसको उसी चीज को लिखता हूं, दैट इज द सॉल्यूशन which has maximum amount of solute dissolve in it dissolved in it at room temperature so that further addition of
further addition of any more amount of solute, will remain undissolved. Will remain undissolved, sorry, undissolved is called what? Saturated solution. Saturated solution. ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन में आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी डिसॉल्व है एट रूम टेम्परेचर, सो दैट अब अगर आप क्या करोगे, फर्दर मोर आप अगर वहां पे सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की ट्राई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल रिमेन अनडिसॉल्व, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी लिखेंगे कि आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है। ठीक है, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का अगर मैं लिखना चाहूं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या लिखना चाहेंगे बेटा, देखो हम लिख सकते हैं दैट इज द सॉल्यूशन which can dissolve more amount of solute than the सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब इसका मतलब होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, बट उससे ज्यादा भी वो सॉल्यूट को वो डिसॉल्व कर सकता है। द सॉल्यूट देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन at a fixed temperature, usually high temperature लिख देते हैं। ठीक है, at a high temperature is called super saturated solution, is called super saturated solution, super saturated solution। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली क्या होता है ना, आपका कोई भी फिक्स टेम्परेचर में अगर आपको मैं क्या करना चाहता हूँ ना, अगर फिक्स टेम्परेचर में या फिर कोई यूजुअली आपका हाई टेम्परेचर में अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर आपका सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके है तो उसको हम मेनली क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो आपका जो सॉल्युबिलिटी होता है तो वो कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब क्या क्या फैक्टर है जिसके ऊपर आपका सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, एंड वो फैक्टर को चेंज करने के बाद देखो, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे कौन कौन सा फैक्टर है जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। अफेक्ट का मतलब होता है हाँ मे बी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देगा, सॉल्युबिलिटी को घटा देगा। ठीक है, जैसे कि आपका होता है ना कुछ कुछ स्ट्रेस फैक्टर होता है, स्ट्रेस फैक्टर का मतलब होता है क्या क्या चीज आपके ऊपर असर करता है, उसी को हम फैक्टर अफेक्टिंग योर बॉडी, राइट। जैसे कि टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो तुम लोग को गर्मी लगने लगेगा, तुम लोग अनस्टेबल हो जाओगे। ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं ज्यादा ठंडा भी कर दूंगा तो भी आपका बॉडी अनस्टेबल हो जाएगा। तो वही चीज है कि फैक्टर का मतलब होता है कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर कौन कौन सा चीज मेनली असर करता है, तो उस चीज को हम पढ़ेंगे। तो वो मतलब आपका सोल्यूशन ना दो टाइप को हम ले सकते हैं। यहाँ पे यूजुअली एनसीईआरटी में आपको दो तरह का सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया है। पहला जो कि आपका सॉलिड क्या रहेगा, सॉलिड, सॉल्वेंट आपका क्या रहेगा, लिक्विड, तो उसको हम बोल देंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अगेन अगर मैं बात करूं और एक सॉल्यूशंस के बारे में, दैट इज योर गैस लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब वे योर गैस विल बी द सॉल्यूट एंड लिक्विड विद द सॉल्वेंट। तो जिसके बारे में एग्जांपल्स के साथ मैंने लाइक प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखें तो प्लीज वंस चेक दैट आउट, उसके बाद ये वाला क्लास करोगे तो आपको ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग factor affecting the solubility of solid liquid solution, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा फैक्टर मेनली डिपेंड करता है आपका सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा पहले जो आता है यहाँ पे दैट इज योर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर वन आपका आएगा कि आपका सॉल्यूट का नेचर क्या है या फिर सॉल्वेंट का नेचर क्या है, तो उसके ऊपर मेनली डिपेंड करता है। तो उसको मैं पहला हेडिंग देता हूं, दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ आपका क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में यहाँ पे एक हम लाइक यूज करते हैं, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक।
लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब होता है कि आपका अगर सॉल्यूट पोलर नेचर का होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। अगर आपका सॉल्यूट नॉन पोलर नेचर का होता है तो आपका सॉल्वेंट अगर नॉन पोलर नेचर का होता है तो वो दोनों इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, देखते हैं क्या है। लेट्स सपोज मैं बोलता हूं कि आपका मैंने ले लिया बेटा क्या, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, उसके साथ मैं ले लेता हूँ क्या, वाटर, राइट। तो आप लोग को पता होगा कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, आयनिक सॉलिड होता है। तो आयनिक सॉलिड का मतलब होता है कि इट कैन फॉर्म Na प्लस एंड Cl माइनस इन द एक्वस सॉल्यूशन, इजंट इट। आपका ये जो वाटर होगा ये भी क्या होता है, पोलर होता है, क्योंकि इसका जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट के बारे में आप लोग को आइडिया रहा होगा, डाइपोल मोमेंट का जिसको कि म्यू नेट, ठीक है, म्यू नेट अगर क्या होता है, नॉन जीरो होता है तो वो पोलर होगा। म्यू नेट अगर आपका जीरो हो जाएगा तो वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं पोलर बोल रहा हूँ, दैट मीन्स इसका जो म्यू नेट होता है, मतलब जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा, पोलर। उल्टा करके याद रखना, ठीक है, नॉन नॉन जीरो मतलब पोलर, ठीक है। तो म्यू नेट क्या होगा, नॉन जीरो। अगर आपका म्यू नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। आपको देख रहा है ना, तो ये नॉन जीरो है मतलब पोलर, मतलब उल्टा। अगर ये जीरो है तो नॉन पोलर होगा, उल्टा करके हमेशा याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है ना, म्यू नेट अगर आपका क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, तो ये पोलर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो पोलर सॉलिड विल बी डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूँ कि ये सोडियम क्लोराइड को, अगर मैं कोई घरेलू एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, अगर मैं सोडियम क्लोराइड को मैं क्या करना चाहता हूँ, लेट सपोज मैं बेंजीन सॉल्वेंट में इसको मैं डिसॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। बेंजीन सॉल्वेंट, बेंजीन क्या हो जाएगा आपका, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, उसमें कोई पोलैरिटी डेवलप होता है क्या, नहीं, क्योंकि हर किसी में देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है यार। तो वहां पे हर किसी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू हर किसी का सेम होता है। तो वहां पे अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ही नहीं आएगा तो वहां पे घंटा पोलैरिटी डेवलप होगा, कहीं पे भी पोलैरिटी डेवलप नहीं होता, आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक है। यू कैन सी, देखो यहाँ पे सारे कोई में डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे आपका ये भी sp2 है भाई, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। तो अगर हर कोई कार्बन के पास अगर तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो लाइक नेग्लिजिबल है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो अगर तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता तो ये कार्बन कार्बन के बीच में आना चाहिए। बट यहाँ पे कार्बन कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है। तो हम लोग पढ़े थे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि अगर आपका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो लेट्स देखो ना यहाँ पे sp3 में क्या है, sp3 में आपका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना आ जाता है, 33.3, सॉरी 25%, है ना, 25%। कैसे निकालते हैं बेटा इसको, sp3 ना, तो 3 1 4, तो 4 को आप 100 पे डिवाइड कर दो, कितना आ जाए 25। तो p कितना है 3, तो 25 इंटू 3 75, ये आपका आ जाएगा 25%। तो sp2 में आपका कितना आ जाएगा 33.3%। सिमिलरली sp में आपका क्या आ जाएगा 50%, इजंट इट। सो आपका परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे देखो सब में क्या है 33.3% है, तो यहाँ पे सबका अगर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर आपका सेम ही रहेगा तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है तो वहां पे पोलैरिटी डेवलप नहीं हो सकता, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं ना, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी सोडियम क्लोराइड आपका क्या है, पोलर है, बट बेंजीन आपका क्या बन गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट बन गया। तो यहाँ पे ये लोग डिसॉल्व होंगे क्या, यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हुआ, तो यहाँ पे अनडिसॉल्व, ठीक है, ये क्या रहेगा, अनडिसॉल्व होता है। तो होता है ना कि इसके ऊपर डिपेंड करे कि अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन बेंजीन, तो आपका आंसर क्या आएगा, देयर विल बी नो सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी विल बी क्या, जीरो। तो वही चीज है कि अगर यहाँ पे आपका सॉल्यूट पोलर रहता है, आपका सॉल्वेंट क्या रहा, नॉन पोलर रहा, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जीरो, मतलब सॉल्युबिलिटी होगा ही नहीं, नॉन सॉल्युबल हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर मैं सोडियम क्लोराइड के साथ अगर मैं वाटर का लाइक सॉल्युबल करता हूं तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने लिखा लाइक डिसॉल्व लाइक। बट एट द सेम टाइम अगर मैं बेंजीन के साथ अगर मैं कोई लेट सपोज आपका ये होता है ना ग्रीज, आपको पता होगा ग्रीज जो वो
गाड़ी वगैरह में जो ग्रीस लग जाता है, ठीक है, तो ग्रीस को आप लोग कैसे वॉश करते हो? आप घरेलू एग्जांपल ले लो ना। अब ग्रीस को जब लेट सपोज आपका बॉडी में लग जाता है, ठीक है, तो ग्रीस को आप लोग कैसे निकालते हो? पानी में वो निकलता थोड़ी है, वो पानी में नहीं निकलता है। उसको आप कैसे निकालते हो ना? आपके वैसलीन से या फिर आपका कोई तेल वगैरह से उसको निकाल दोगे तो वो इजीली निकल जाता है। तो वहीं पे सोचो ना कि आपका जो वैसलीन होता है, ठीक है, दैट इज अ पेट्रोलियम जेली। तो पेट्रोलियम जेली क्या होता है ना? नॉन पोलर होता है। ग्रीस आपका क्या होता है? नॉन पोलर होता है। तो ग्रीस एंड पेट्रोलियम जेली, तो दोनों के दोनों क्या होता है? नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर सॉलिड डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो उसी को एग्जांपल पे हम ले सकते हैं, दैट इज लाइट इजोसाइड का हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज आपका जो ग्रीस होता है, ग्रीस के साथ अगर मैं वैसलीन लेता हूँ, वैसलीन क्या होता है? एक पेट्रोलियम जेली होता है, ठीक है, तो पेट्रोलियम जेली होता है। तो ये भी आपका क्या हुआ? ग्रीस इज नॉन पोलर। एट द सेम टाइम आपका वैसलीन जो होता है वो भी क्या होगा? नॉन पोलर होगा, राइट। सो नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इसलिए मैंने बोला कि आपका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जिसको लिखना है आप एक बार, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, ठीक है, आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो, ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, ये पॉइंट के बाद अब हमें डिस्कस करना है कि इसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट रहता है क्या, ठीक है। नेचर ऑफ, ये किसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ? सॉलिड लिक्विड सॉल्वेंट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि आपका सॉल्यूट मेनली फिर क्या होगा? दो तरह का होता है, एक तो होगा आपका पोलर सॉल्यूट, दूसरा होगा आपका नॉन पोलर सॉल्यूट। सॉल्वेंट भी क्या होगा? दो तरह का होगा, एक होगा आपका पोलर सॉल्वेंट, दूसरा होगा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, वन मोर थिंग यहाँ पे आएगा, एक क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है क्या, कि अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं प्लस वाटर की बात करूं, ठीक है, तो ये हम सबको पता है, ठीक है। अगर तुम किसी को भी जाके पूछ लो कि ग्लूकोज पानी में घोलता है क्या, तो हर किसी का आंसर आएगा यस घोलता है। बट यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर मेरा लॉजिक लगाऊं कि ग्लूकोज तो भाई नॉन पोलर होता है, वाटर आपका क्या होता है? पोलर होता है, तो ये कैसे डिसॉल्व होगा? तो इसके पीछे रीजन होता है बेटा कि ये क्या करता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये भी अक्सर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि बीइंग ग्लूकोज इज अ नॉन पोलर सॉल्यूट बट स्टिल इट इज डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक व्हाट, व्हाई? क्योंकि ये तो लाइक जो स्लाइड वाला जो पॉइंट है उसका कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो इस कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज ग्लूकोज हैज द कैपेसिटी, और ग्लूकोज कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, दैट इज व्हाई ग्लूकोज बीइंग अ नॉन पोलर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ओके, तो ये पॉइंट को हम आसानी से, हम एग्जाम में आएगा तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूं अभी, ठीक है। अब चलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के ऊपर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो नंबर 2 आता है जो इफेक्ट, दैट इज योर प्रेशर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्रेशर, ठीक है। अच्छा, प्रेशर का क्या इफेक्ट बनेगा एक बार बताओ तो? प्रेशर का क्या इफेक्ट बनना चाहिए? देखो, प्रेशर का कोई इफेक्ट रहेगा क्या? जैसे कि लेट सपोज मैंने क्या आपको पानी में मैंने क्या कर दिया? शुगर डाल दिया, और उसको मैं हाईली प्रेस कर रहा हूँ, हाईली प्रेस कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर का देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर का कोई रोल ही नहीं होता। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक पॉइंट पे उसको एंड अप करता हूँ, दैट इज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द प्रेशर ऑन द solubility of on the solubility of solid liquid solution, solid लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। आपका प्रेशर का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, एक बार उसको आप नोट कर लो ना, ठीक है। नोट कर लो कि सॉलिड लिक्विड में आपका प्रैक्टिकली क्या होता है ना, अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बाद, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। अच्छा, ये टेम्परेचर के ऊपर ना दो तरह से इफेक्ट करता है, ठीक है। इसका सॉल्युबिलिटी को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसका टेम्परेचर के ऊपर दो तरह का होता है, कि अगर आप कोई भी सॉलिड को अगर आप क्या करते हो ना, कोई भी सॉल्वेंट के साथ अगर आप मिक्स करते हो तो दैट्स ट्रू, आपका ये सॉलिड सॉल्यूट है, एट द सेम टाइम आपका सॉल्वेंट कैसा है? लिक्विड है, तो आपका क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे ना सॉल्यूशन जो होगा वो दो तरह का रिएक्शन हो सकता है, एक तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, दूसरा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मैंने दो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर इसका डिस्कस करूंगा, कि एक तो अगर आपका क्या होता है, एक तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है, या फिर आपका ये क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है,
एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करूं तो क्या क्या हो सकता है जरा बताओ तो। जैसे कि आप क्या करोगे, मैं कोई लेट सपोज मैं बोलता हूं कि आपका जो क्विक क्लाइम होता है, क्विक क्लाइम को अगर आप वाटर में डाल दोगे तो वहां पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, तो वो भी तो क्या होगा ना, आपका सॉलिड मतलब सॉलिड आपका क्या है, सॉलिड, सॉल्वेंट आपका क्या होगा, लिक्विड, बट वहां से हीट आपका निकलता है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एग्जिट ऑफ हीट, मतलब जिस रिएक्शन में आपका हीट एनर्जी निकलता है तो उसको मेनली क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और कुछ रिएक्शन होता है जहां पे एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है एंट्री ऑफ हीट, मतलब जो रिएक्शन होने के लिए आपको हीट बाहर से देना पड़ेगा, बाहर से आपको हीट एंट्री करवाना पड़ेगा, तो वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहेगा सॉलिबिलिटी के ऊपर, देखो अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करता हूँ, ये क्या आ गया, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, देयर इज सम ग्लिच। तो आपके एक्सोथर्मिक में क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक में क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक में आपका टेम्परेचर ऑलरेडी निकल रहा है, राइट, तो उसको और ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो वहां पे सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वहां पे एक पॉइंट को याद रखो कि इफ अ रिएक्शन, इफ अ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ओके, इफ अ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, देन आपका जो सॉल्युबिलिटी होगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉलिड, solid solute and liquid solvent, that will be inversely proportional to temperature. That means अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका सॉलिबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड नंबर 2 अगर मैं बात करता हूं कि अगर आपका रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, ठीक है, इफ अ रिएक्शन इज, if a reaction is endothermic, ठीक है, if a reaction is endothermic, then आपका solubility क्या होगा, ये आपका solubility क्या होगा, ये टेम्परेचर के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, solubility क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा along with the टेम्परेचर, ठीक है। इसमें और भी एक फैक्टर आपका डिपेंड करता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये आप एक बार नोट कर लो कि अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा टेम्परेचर का इंक्रीज के साथ। अगर ये आपका रिएक्शन जो सॉलिड सॉल्यूट को अगर आप लिक्विड सॉल्वेंट में अगर जब डिसॉल्व कर रहे हो तो वो अगर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपका सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो अब बात करते हैं और एक फैक्टर भी यहाँ पे आता है, दैट इज एंथैल्पी फैक्टर। देखो एंथैल्पी फैक्टर क्या होते हैं, अगर मैं बताऊं कि आपका जो सॉलिड सॉल्यूट है उसमें क्या होता है बेटा, कोई भी सॉलिड सॉलिड जैसे कि आयनिक सॉलिड हो गया, तो आयनिक सॉलिड में मेनली क्या होता है ना, लैटिस एंथैल्पी होता है। लैटिस एंथैल्पी का मतलब होता है कि अगर आप एक मोल गैसेस कैटायन को अगर एक मोल गैसेस एनायन के साथ अगर आप मिक्स करते हो, मतलब ये दोनों जब आपस में एक बनाएंगे, क्या सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, तो वहां पे आपका जो एनर्जी निकलेगा वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। अब एक बात बताओ कि अगर लैटिस एंथैल्पी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। देखो लैटिस एंथैल्पी, देखो सोडियम एंड क्लोरीन जितना स्ट्रांगली बॉन्ड करेंगे उतना एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसको अगर मैं उल्टा करके सोचता हूं तो लैटिस एनर्जी जितना लेकिन ज्यादा होगा तो सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, राइट। तो यहाँ पे दो फैक्टर का काम करते हैं, एक तो होता है आपका चेंज लाइक लैटिस एंथैल्पी, और एक होता है आपका क्या, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी और उसको हम सॉल्वेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। सॉल्वेशन एंथैल्पी का मतलब होता है जब भी कोई सॉल्यूट क्या करता है, आपका पानी में घोलता है या फिर कोई भी सॉल्वेंट में आपका उसको आप लाइक घोलते हो या फिर उसको आप डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है वहां पे कुछ एंथैल्पी निकलता है, ठीक है, एंड दैट एंथैल्पी इज दैट मच एनफ कि वो इनके बीच में जो बॉन्ड है उसको वो तोड़ देगा, मतलब ब्रेक कर देगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि आपका जो वाटर का हम ज्यादा टाइम में हम सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं, बिकॉज क्या होता है ना, उसका जो लाइक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, लाइक आप अप्रोक्सीमेटली ले लो 78 to 80 के आसपास उसका क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है ना, ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा ना, अगर ये हाइड्रेशन एंथैल्पी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा लैटिस एंथैल्पी से, तो आपका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि आपका अगर सॉलिड का जो लैटिस एंथैल्पी होता है वो लैटिस एंथैल्पी अगर क्या होगा, ज्यादा होगा किससे बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी से, मतलब दिस मच ऑफ एनर्जी इज नॉट एनफ टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन और ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड, तो ये क्या रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा, तो यहाँ पे आपका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उसको हम कोई अलग कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, दैट इज रिमेन इनसॉल्युबल, रिमेन इनसॉल्युबल, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, रिमेन इनसॉल्युबल हो जाता है, सॉल्युबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दिस मच ओके, आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। अब आते हैं हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।
ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, तो उसके ऊपर कौन कौन सा फैक्टर मेनली डिपेंड करता है, तो उसको थोड़ा हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी, और यहाँ पे ऐसे लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid, ठीक है, solubility of gas in liquid, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है ना, solubility of gas in liquid में आपका क्या होगा ना, ये भी उसका जो पहला फैक्टर आता है, उसका पहला फैक्टर क्या होता है, दैट इज नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे भी पहला जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो आपका गैस, मतलब कौन सा वाला गैसेस सॉल्यूट आप यूज करो उसका नेचर क्या है, एंड आपका लिक्विड का नेचर क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट मीन्स अगर आपका जो गैस होगा वो अगर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होता है, इजीली लिक्विफाइबल का मतलब होता है कि कोई भी गैस अगर इजीली लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ऑक्सीजन ले लो, क्लोरीन ले लो, मिथेन ले लो, तो ये जो गैसेस होता है ना, ये गैसेस क्या होता है, इजीली लिक्विफाई हो जाता है, मतलब इनको हम इजीली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैसा अगर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होगा, नाइट्रोजन हो गया, तो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होगा तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसको एक पॉइंट में लिख सकता हूं, दैट इज इजीली लिक्विफाइबल गैस, इजीली इजीली सॉरी क्या लिख रहा हूं, इजीली liquefiable gas has more solubility, has more solubility, or I can say that is increase the solubility, ठीक है। अगर आपका जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होगा वो ज्यादा सॉलिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर बात है। ओके, आगे चलते हैं कि इसका अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि गैस जब लिक्विड के साथ डिसॉल्व होगा तो वो क्या होगा, हमेशा थोड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नंबर 2 टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, इसका एग्जांपल तो मैंने ऑलरेडी बोल रखा था, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हो, ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का आप क्या कर रहे हो, वाटर के साथ आप डिसॉल्व करो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ तो टेम्परेचर में क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो गैसेस मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे। तो अगर गैसेस मॉलिक्यूल दूर दूर भागते हैं तो वो लिक्विड स्टेज में सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर अपार्ट ऑफ दैट ये एक कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर कोई रिएक्शन का एक्सोथर्मिक होता है तो वहां पे अगर आप उसको टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वही बात को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी विल डिक्रीज, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature the solubility of gas, the solubility of gas in liquid will decrease, will decrease, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो आपका गैसेस का जो सॉलिबिलिटी होगा इन लिक्विड सॉल्वेंट वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। बट अगर मैं पूछूं, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताओ कि क्या हर कोई केसेस में ये वाला चीज एप्लीकेबल है, मतलब जब जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा क्या गैस आपका गैसेस का सॉलिबिलिटी लिक्विड में डिक्रीजेस होगा, इन जनरल होता है, आपका एनसीईआरटी पॉइंट में लिखा होगा इन जनरल विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बट नॉट इन ऑल गैसेस, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ केसेस होते हैं जो कि मेनली जेई एडवांस लेवल का कुछ क्वेश्चंस में पूछा जाता है, जैसे कि आप पेट्रोलियम का अगर हम डिस्टिलेशन प्रोसेस लेते हैं तो वो एक एग्जांपल होता है। तो वहां पे अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो गैसेस का सॉलिबिलिटी उतना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वैसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो कि मेनली एडवांस लेवल का क्वेश्चंस में पूछा जाता है, तो वो हम फर्दर मोर कभी डिस्कस करेंगे जब मैं एडवांस का क्लासेस लूंगा, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वहां पे गैसेस का सॉलिबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट यहाँ पे इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आपका सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होगा ना, लिक्विड में आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेशर के ऊपर, आगे बढ़ते हैं, दैट इज नंबर 3, दैट इज प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर,
इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है ना, प्रेशर होता है कि आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, आप एक बात बताओ, अगर मैं प्रेशर को घटा देता हूं तो गैस क्या होता है, एक्सपैंड होता है, मतलब वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। बट अगर मैं प्रेशर को ज्यादा कर देता हूं तो गैस क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होगा मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, तो पास पास होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो वो लोग किस में आना चाहेंगे, लिक्विड स्टेज में, एंड हमारा सॉल्वेंट ऑलरेडी लिक्विड है तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर और इंक्रीजिंग प्रेशर द solubility of gas, the solubility of gas in liquid will increases। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट को थोड़ा बहुत याद रखना, ये वाला जो चीज है, ठीक है, कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड विल आल्सो इंक्रीज। ओके, क्लियर बात है। एंड ये जो चीज होता है ना, ये चीज को एक लॉ प्रूफ करता है। हेनरी नाम का एक साइंटिस्ट है, तो हेनरी नाम का साइंटिस्ट ने इस लॉ को प्रूफ किया है। दैट इज हेनरीज लॉ। ये बोलता है कि आपका जो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा इन द गैस लिक्विड सॉल्यूशंस, सो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पी गैस इक्वल्स टू के एच इनटू काय गैस इन द लिक्विड। मतलब आपका जो हेनरीज कांस्टेंट होता है के एच, मोल फ्रैक्शन होगा कि आपका कितने अमाउंट ऑफ गैसेस, तो जितना आप प्रेशर को बढ़ाओगे वो प्रेशर जितना बढ़ाओगे आपका जो गैसेस मॉलिक्यूल्स आपका सॉल्यूशन में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो उसी चीज को हम पढ़ेंगे। तो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस द कंसंट्रेशन टर्म। हेनरीज लॉ वगैरह जाने से पहले मैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म को यहाँ पे पहले मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो कि ज्यादातर बच्चे मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म, नेक्स्ट हेडिंग होगा मेरा कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, तो कंसंट्रेशन टर्म में मेनली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 दैट इज हम पढ़ेंगे परसेंटेज टर्म। ठीक है, नंबर 2 फ्रैक्शन टर्म। फ्रैक्शन टर्म में मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने वाला हूं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बिकॉज दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, परसेंटेज टर्म में हम पढ़ेंगे W बाई V परसेंट, W बाई W परसेंट, मतलब वेट बाई वेट परसेंट, देन वॉल्यूम बाई वेट परसेंट। ठीक है, देन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। इतना आपका हो जाएगा परसेंटेज टर्म में। नंबर 3 में हम पढ़ेंगे दैट इज पार्ट्स टर्म। पार्ट्स टर्म में हम पढ़ेंगे ppm एंड ppb के बारे में, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी। नंबर 5 मोलालिटी, मोलालिटी। नंबर 6 आपका हो जाएगा नॉर्मलिटी। एंड वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन, लाइक मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, मोलारिटी एंड मोलालिटी के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं। सो दैट लेट सपोज आपको किसी एक सॉल्यूशंस का मोलारिटी गिवन है, एंड हाउ विल यू फाइंड द मोलालिटी ऑफ दैट सॉल्यूशंस। या फिर आपको कोई सॉल्यूशंस का नॉर्मलिटी गिवन है एंड वहां पे आपको मोलारिटी कैसे निकालना है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, so that's it for this session. We will again meet in the next session with this concentration. Thank you so much for connecting. Have a great day.